हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर ने शेयर करी है। तो हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी कहानी सुनेंगे। पिछले 5 साल से फ्रेंड्सबर्ग में कोई भी मर्डर नहीं हुआ था, लेकिन फिर एक दिन एक बूढ़े आदमी ने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया, वो भी सिर्फ एक मोनोपोली गेम के लिए। और उसकी खुद की ज़िंदगी उस गेम से भी ज़्यादा बर्बाद थी। लेकिन ये सिर्फ तब की बात थी। और अब आज के दिन अचानक से एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पूरे शहर में 3 कत्ल हो चुके हैं। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरे डेस्क के ऊपर 3 फाइल्स पड़ी हुई है। ये तीनों फाइल्स अलग अलग विक्टिम्स की है। वो फाइल्स मुझे घूर रही हैं, जैसे कि वो मुझे कह रही हूँ कि हमें सॉल्व करो, हमें इंसाफ दिलवाओ। मैं अपने ड्रॉर से वोडका की बोतल निकालता हूँ। पहले एक थर्ड भरने का सोचता हूँ, फिर कहता हूँ कि छोड़ यार, डबल कर देता हूँ। वोडका की तीखी स्मेल मेरी सांसों को जगा देती है। जुबान को थोड़ा जलन होती है, लेकिन वो भी एक पुरानी पहचानी सी फीलिंग सी लगती है। मैं एक पल के लिए ग्लास में भरी हुई लिक्विड को देखता हूँ, फिर एक फोल्डर खोलता हूँ और फिर से पता नहीं कितनी बार उसमें पेजेस पलटना शुरू करता हूँ। हर मर्डर के बीच में कुछ दिनों का गैप्स था और पता नहीं कैसे बट जो किलर था वो विक्टिम के घर में घुस भी जाता था, उन्हें मार कर वापस भी आ जाता था। इन तीनों के गले बहुत तेज़ चीज़, बहुत धारदार सी कोई चीज़ हो जो शार्प सी हो, उससे काटे गए थे। और फिर उनकी बॉडी को उन्हीं के घरों में उल्टे तरीके से लटका दिया गया था। मतलब पैरों से लटकाया हुआ है और सर नीचे की साइड है। ऐसा लग रहा था उन्हें तब तक लटकाया गया है जब तक उनके शरीर से सारा खून बाहर ना आ गया हो। उनके हाथों और पैरों को मोटी सी रस्सी से बांधा गया था और उन्हें वैसे ही छोड़ दिया गया था घंटों तक, जैसे कोई चाहता हो कि उनका सारा खून धीरे धीरे निकल जाए। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये सारा खून गया तो गया कहाँ। मेरे छोटे से शहर में ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। 1 मिनट के लिए मेरे शरीर में कुछ भड़क जाता है। शायद ये मेरा ईगो था जो टूट टूट के मुझे कह रहा था कि ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ मैं। मेरी निगरानी में मेरे लोगों के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी इतने आसानी से और इतनी चालाकी से कि कोई सबूत भी ना मिले। या फिर शायद मैं ही इस काबिल ना हूँ। शायद सबूत हों लेकिन मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। शायद मैं ही काबिल नहीं हूँ। मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं एक बार शुरू से वापस से इस पूरे केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना शुरू करूँगा। मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ करी, जैसे एक इन्वेस्टिगेटर करता है। सबसे पहले उन लोगों से शुरू किया जो विक्टिम्स के करीब थे और फिर धीरे धीरे आउटर सर्कल तक कनेक्शंस बनाने की कोशिश करी। लेकिन सच कहूँ तो मर्डर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बल्कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है झूठ बोलने वालों को पहचानना। दरअसल जब मेरे सामने लोग झूठ बोलते हैं तो मैं उन्हें पहचान जाता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। इतने साल तक कॉप हूँ, इन्वेस्टिगेटर हूँ। ये स्किल है जो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हो। अच्छा, जो ये विक्टिम्स थे ये अपनी 20s में थे और मुझे ये पता है कि लोग अक्सर उन्हें ही मारते हैं जिनको वो जानते हैं, जिनसे उन्हें कोई बदला लेना हो या फिर उनसे कोई फ़ायदा। तो अब सवाल ये था कि तीनों विक्टिम्स को कौन जानता था, किसके पास रीज़न थे उन्हें मारने के, और कैसे उन्होंने ये सब कर दिया इतनी चालाकी के साथ। पहला सवाल मांगता था डिगिंग, मतलब कि मुझे उन लोगों से जाकर बात करना होगा जो इस समय किसी से भी बात करना नहीं चाहते हैं। मैं हर विक्टिम के सबसे करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर से मिलता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि तीनों ही लोग काफ़ी अकेले थे। उनके ना तो ज़्यादा दोस्त थे और ना ही ज़्यादा वो किसी से घुलते मिलते थे, कम से कम रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये जो तीनों थे ये एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि ये तीनों गेमर्स थे, प्रोफेशनल गेमर्स। पहले सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, मतलब सिर्फ गेम्स खेलने को प्रोफेशन कब से मानने लग गए। बट वो सब साइड रखते हुए मैं सीधा केस के बारे में बताता हूँ। वो प्रोफेशनल गेमर्स थे और जब मैंने डिटेल्स पूछी तो हर बार एक ही जवाब मिला। तीनों विक्टिम्स एक ही कंप्यूटर गेम्स के पीछे पागल थे, जो कि थी लीग ऑफ लेजेंड्स। और सवालों का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मुझे और चीज़ें पता चलती गई। ये तीनों कनेक्टेड थे और एक क्लैन का पार्ट थे। दरअसल लीग ऑफ लेजेंड्स में एक क्लैन होता है जिसमें आप एक ग्रुप बनकर ये पूरी गेम खेलते हो। उस क्लैन में 5 मेंबर्स थे, जिनमें से 3 ये थे। अब इसका मतलब है कि 2 और लोग हैं जो अभी बचे हुए हैं। या तो वो अगले विक्टिम हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि उनमें से कोई किलर हो। मुझे अब उन दोनों लोगों को ढूंढना पड़ेगा। वो 2 लोग जिगसॉ पजल के मिसिंग पीसेस जैसे हैं। उनके बिना मैं पूरी पिक्चर नहीं देख सकता। तो अब मैं उनका पता लगाता हूँ। जो पहला नाम था वो था सैरा ग्रीन। देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की जैसी थी। मुझे घर के अंदर ले जाकर उसने कॉफ़ी ऑफर करी।
मैंने जब उसको उसके दोस्तों के बारे में पूछा तो वो रोने लगी। उसको बहुत अफसोस था जो भी उसके दोस्तों के साथ हुआ था। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जेन्युइनली अपने दोस्तों की परवाह करती है और उसको बहुत बुरा लगा है जो भी उनके साथ हुआ। सारा मुझसे पूछती है कि क्या आपको एक और कॉफ़ी का कप चाहिए। मैं उसे एक और कॉफ़ी मांगता हूँ, थोड़ी और पूछताछ करता हूँ और फिर वहाँ से निकल जाता हूँ। उसके बाद वो मुझे गेट तक छोड़ती है और बोलती है कि उम्मीद है कि आप किसी कंक्लूजन तक पहुँच पाओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अभी शायद बहुत जल्दी कर रहा हूँ उसे जज करने में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे किस कैटेगरी में रखूँ, कि या तो वो नहीं है या तो फिर वो सही में किलर है। अभी मुझे शायद थोड़ा और टाइम चाहिए। अब मैं निकल जाता हूँ दूसरी इंटरव्यू के लिए। जो दूसरा दोस्त था उसके पास चला जाता हूँ। अब इस दोस्त का नाम होता है टेरी वेंटवर्थ। एक मोटा सा आदमी, पोनी टेल और एक मोटे मोटे चश्मे के साथ। उसकी थोड़ी पैची सी गोटी बियर्ड थी जो कि डबल चिन को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फेल हो जा रही थी। और उसके बाल भी काफ़ी झड़ चुके थे। मैं कोशिश कर रहा था कि उसकी तरफ ना देखूं। ऐसा लग रहा था उसे देखने में कहीं ऐसा ना लगे कि मैं कोई बदतमीज़ हूँ और उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब टेरी मुझसे गुस्से में पूछता है, क्या चाहिए आपको ऑफिसर। मैं अब टेरी से पूछता हूँ कि मुझे पता चला है कि आप इन तीनों लोगों के साथ गेम्स खेलते थे। मैं उन तीनों की तस्वीर दिखाता हूँ। टेरी उनकी तस्वीर देखकर थोड़ा सा स्मर्क करता है, मतलब हल्की सी हंसी के साथ बोलता है कि हाँ मैं इनके साथ खेलता था। क्यों, क्या हुआ? खेलना गलत बात है क्या? पता नहीं क्यों बट मुझे इस आदमी पर शक हो रहा है। टेरी बहुत ज़्यादा नर्वस और डिफेंसिव हो रहा था। हर बात का अलग ही डिफेंसिव जवाब दे रहा था। लेकिन फिर दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि ये सोशल एंग्जाइटी हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर बात पर नर्वस हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। मैं फिर टेरी से आगे पूछता हूँ कि तुम्हारे ग्रुप के अंदर कुछ ऐसा हुआ था कि कोई झगड़ा हुआ हो, अनबन हो, कुछ भी। टेरी बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। उसके हाथों से पसीना टपक रहा था। वो अपने पैंट से बार बार अपने हाथों को पोंछ रहा था और उसके अपर थाइस पर बड़े बड़े गीले स्पॉट्स बन चुके थे। मैं डिसाइड करता हूँ कि उसको स्टेशन ले जाना ही सही रहेगा, टेरी पर थोड़ा और प्रेशर डालने के लिए। और फिर मैं उसको पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। वहाँ पर पूरा एक दिन तक उसके साथ पूछताछ करता हूँ, गर्मी के अंदर बिठाकर। धीरे धीरे टेरी टूटने लग जाता है और फिर वो बोलना शुरू करता है। बोलता है कि ये सारा आइडिया सैरा का था, उसको तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। टेरी बोलता है कि मैंने सैरा को रोकने की बहुत कोशिश करी बट मैं उसे रोक ही नहीं पाया। जब तक मैं रोकने गया बहुत देर हो चुकी थी। मैं टेरी को बोलता हूँ कि रुको 2 मिनट रुको और मुझे ढंग से बताओ, तुम कह रहे हो कि उन सबको सैरा ने मारा है। टेरी बोलता है नहीं, वो उन तीनों को नहीं मार सकती, मैं भी नहीं मार सकता। लेकिन वो तीनों हमारे लिए सक्षम नहीं थे, हमारे क्लैन के लिए सक्षम नहीं थे। हम हर टूर्नामेंट में जाते और हार जाते सिर्फ उन तीनों की वजह से। उन तीनों को सिर्फ शौक था खेलने के लिए, उनके लिए कोई प्रोफेशन नहीं था। लेकिन हमारे लिए गेम से बढ़कर थी, हमारे लिए ये प्रोफेशन था। और वो तीनों हमको कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे थे। हम उनकी वजह से हार जाते थे। हम दोनों इतने कैपेबल है कि हम जीत सकें अगर हमारे साथ सही पार्टनर्स हों तो। लेकिन वो तीनों क्लैन छोड़ते ही नहीं थे। उन तीनों को खेलना होता था और वो बहुत गंदा खेलते थे। और इसी वजह से सैरा ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने तो बस उससे पूछा था। मैं टेरी से पूछता हूँ कि क्या पूछा था। टेरी बताता है कि मैंने सैरा से पूछा कि सब लोग कहाँ चले गए। एक एक करके ये तीनों डिसअपियर हो गए थे और इनकी जगह कोई नए मेंबर्स आ चुके थे हमारे क्लैंस में जो हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। शुरुआत होती है लीसा के साथ। लीसा एकदम से गायब हो जाती है। थोड़े दिनों बाद ग्रैहम परमानेंटली ऑफलाइन हो जाता है और फिर सैरा बोलती है कि वाइन भी अब किसी काम का नहीं है, उसे भी डिसअपियर करना पड़ेगा। उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि तो फिर तुमने क्या करा। मैं दिखावा कर रहा था कि मैं टेरी को ऐसा दिखा रहा था कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। कभी कभी आपको ऐसा दिखाना पड़ता है ताकि सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर सके और फिर बिना किसी झूठ के वो आपके सामने सब कुछ कन्फेस कर सके। और टेरी भी ऐसा ही कर रहा था। कभी कभी आपको किसी इंसान को अच्छे से जानना हो, उसकी असलियत जाननी हो तो उसकी हर बात पर अग्री करना शुरू कर दो। और जैसे जैसे आप अग्री करोगे उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसे लगेगा कि शायद उसको उसी की तरह एक आदमी मिल चुका है। और फिर आप हैरान हो जाओगे कि वो क्या क्या बातें आपको बताएगा। कभी कभी हैरान से ज़्यादा शॉक, इतने शॉकिंग बातें आपको पता चलती है कि आपने कभी सपने में भी ना सोची हो। अब मैं उससे इंटेरोगेशन अभी चल ही रही है कि तब मैं उसे बोलता हूँ कि देख मैं तुझे बचा सकता हूँ, लेकिन तुझे मुझे सैरा के पास लेकर जाना है उसे, और उसको सब कुछ बताना है कि वो ये सब कैसे कर रही है। तू ही है जो उससे वो सारी चीज़ें निकलवा सकता है। वो मेरी बात पे मान जाता है। हम दोनों सीधा जाते हैं सैरा के रूम पर। सैरा जो अभी तक मुझे हल्की फुल्की कॉफ़ी देकर खुश हो रही थी, उसे लगता है कि ठीक है उसने मुझे झांसा दे दिया है, शायद वो निशाने से बाहर आ चुकी है। लेकिन अब मैं उसके घर के बाहर खड़ा था और उसी के दोस्त के साथ। वो गेट खोलती है और मैं तभी सैरा को पकड़ लेता हूँ और मैं उसे बोलता हूँ कि तुमने जो भी किया है सब कुछ मुझे पता चल चुका है। तुम मुझे सीधा सीधा बताओ कि तुमने क्या करा है और कैसे करा है, क्यों करा है।
सहरा अचानक से डर जाती है, वो रोने लग जाती है। वो उसे शायद रियलाइज़ हो गया था कि अब यहाँ से वो बच नहीं सकती। उसकी सारी काली करतूतें सामने आ चुकी थी। सहरा बोलती है कि मैंने ये सब करा है, आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हो दे दो, बट प्लीज़ जो ये सब कर रहा है उस तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, वो नहीं तो वो हम सबको मार डालेगा, वो बहुत खतरनाक है। मैं सहरा से पूछता हूँ कि ऐसा कौन है, तो मुझे उसके बारे में बताओ, मैं उसे पकड़ लूँगा, तुम टेंशन मत लो, तुम सेफ हो, तुम्हें हम अरेस्ट करके कहीं ऐसी जगह छोड़ देंगे जहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सहरा बस रोए जा रही है और वो बस बोले जा रही है कि नहीं, वो बहुत खतरनाक है, वो हमें मार देगा, उससे बचना इम्पॉसिबल है। मैं सहरा को फिर भी समझाता हूँ कि देख तू वैसे भी मर जाएगी, अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो मैं उसको सर्च करने चालू कर दूंगा, पूरे शहर में बता दूंगा, तो वो तेरे पीछे आएगा मारने। तो अगर इस समय तुझे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। तो तू मुझे सब कुछ बता रही है, ठीक है, और ढंग से बता रही है। इस बार कोई माइंड गेम्स नहीं, कोई झूठ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच, ठीक है। सारा के पास और कोई ऑप्शन था नहीं। उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर उसे कोई बचा सकता है वो सिर्फ मैं ही था। अब वो एक जगह बैठती है, एक्चुअली वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठती है और फिर वो मुझे बोलती है कि ध्यान से देखना, जो भी मैं करने जा रही हूँ वो सब ध्यान से देखना। वो कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन करती है और फिर टॉर ब्राउज़र ओपन करती है। जब वो टॉर ब्राउज़र ओपन करती है तो एक अजीब सा चैट रूम ओपन हो जाता है। वो अब चैट रूम में कुछ टाइप करती है और टाइप करते करते रुक जाती है, जैसे कि वो सामने से रिप्लाई का इंतजार कर रही थी। और मैं भी बिना सोचे समझे अपनी सांसें रोक लेता हूँ। अचानक से पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, चैट विंडो गायब हो जाती है। दिन की गर्मी के बावजूद रूम के अंदर ठंड सा महसूस हो रहा था और फिर वो ठंड सर्दियों वाली ठंड बन जाती है। मैं सांस लेता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी सांस हवा में जम जाती है। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मेरे दांत एक दूसरे से टकरा रहे थे। और तभी एक आवाज़ आती है, हु इज़ ही। यह आवाज़ बिजली के गरजने जैसे कंप्यूटर से निकलती है और मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि सहरा इतनी डरी हुई क्यों थी, क्योंकि ये जो आवाज़ थी ये किसी तूफान के धमाके जैसी थी। मतलब वो इतनी ज़ोर से आई थी कि ऐसा लग रहा था कि स्पीकर फट जाएंगे। अचानक से वो पूरी आवाज़ जो थी वो पूरे कमरे में एको करने लग जाती है। मुझे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैं समझा नहीं सकता, लेकिन ये बहुत वियर्ड फीलिंग थी। जब आप रास्ते पर चल रहे होते हो और अचानक से लगता है कि कोई आपको पीछे से घूर रहा है, आप पलट कर देखते हो और हाँ, कोई आपको घूर रहा होता है, कोई चुपके से आपको बार बार देख रहा होता है। और तब आपको जो फीलिंग आती है, मुझे एग्जैक्टली वही फीलिंग आ रही थी। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कमरे की चारों दीवारों से मुझे कोई घूर रहा है, दीवारों से, छत से, जमीन से, जैसे कि हर तरफ आंखें हैं जो कि मुझे देख रही हैं। सच बताऊं तो इस समय पर मैं कांपने लगा था, मेरी बॉडी पूरी शिवर कर रही थी। और सहरा उस आवाज़ का जवाब देती है। ये डिटेक्टिव स्लेट है। वो इस तरीके से बोल रही थी जैसे उसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है। उसने मुझे बिट्रे करा था, मुझे धोखा दिया था और उसने मेरी असलियत सामने वाले को बता दी थी। सहरा आगे बोलती है कि ये तुम्हें पकड़ना चाहता है। मैं उसे समझा चुकी हूँ कि ये बेकार है, लेकिन ये इंसान मानता ही नहीं है। मैं सहरा की रिफ्लेक्शन उसकी मॉनिटर की काली स्क्रीन थी तो मुझे दिख पा रही थी। मैं उसकी रिफ्लेक्शन को देखता हूँ। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सहरा अपने होश में ही नहीं है, जैसे कि मानो वो हिप्नोटाइज्ड है। और फिर वो गहरी आवाज़ दोबारा बोलती है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बस उसे सुने जा रहा था। वो आवाज़ मुझे बोलती है, अंधेरे में देखो डिटेक्टिव स्लेट, क्या तुम खुद को महसूस करना चाहते हो? क्या तुम्हें नींद आ रही है डिटेक्टिव? क्या तुम थक चुके हो? अचानक पता नहीं कहाँ से 5 आदमी मेरे पीछे आते हैं और मुझे पकड़कर ज़मीन पर गिरा देते हैं। मेरा दिल सीने से बाहर आ जाने को है और तभी मेरी आंखें रिवॉल्वर पर पड़ती है। मेरा सर्विस वेपन मेरे हाथ में है, मैंने उसको टाइट पकड़ा हुआ है। मुझे याद भी नहीं कि कब वो गन मेरे हाथ में आ चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आता कब मेरा हाथ और वो गन मेरे सर के पास आ जाते हैं। मैं उस ट्रिगर को दबाने ही वाला होता हूँ और वो लोग मेरे हाथ को पकड़ रहे हैं। मैं दिमाग में चिल्ला रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मैं सब करना ही नहीं चाहता, लेकिन मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी। मैं खुद ब खुद मूव कर रहा था, जैसे कि मानो कोई और है जो कि मुझे कंट्रोल कर रहा है। मैं बस चिल्लाए जा रहा हूँ कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं ये करना नहीं चाहता। लेकिन तभी मैं ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी मेरा पुराना पार्टनर स्टीव वहाँ पर आकर मेरे हाथ को पकड़ लेता है और मेरे हाथ से उस गन को दूर फेंक देता है। मैं स्टीव को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सब मैं कर ही नहीं रहा, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं स्टीव को ये सब समझा ही रहा था कि तभी सहरा अचानक से अपना सर अपने स्टील के टेबल पर जोर जोर से मारने लग जाती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसका सर पूरी तरीके से फट चुका था, खून पूरे कमरे में बह रहा था, लेकिन सहरा रुक नहीं रही थी। वो लगातार अपने आप को स्टील के टेबल से मारे जा रही थी। उसके चेहरे के टुकड़े छिल कर गिरने लग जाते हैं, हड्डी और मांस दिखने लग जाता है, बट फिर भी सहरा रुक नहीं रही थी। उसके दांत टूट जाते हैं, छोटे टुकड़ों में बिखरते हुए फ्लोर पे गिर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है?
एक ऑफिसर ये सब देखकर चिल्लाता है, सीधा सहरा की तरफ दौड़ता है उसे रोकने के लिए, लेकिन फिर वो ऑफिसर एक गलती कर बैठता है। वो भी उस काली स्क्रीन को देख लेता है और उसके बाद वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है, रिवॉल्वर सीधा अपने सर पे रखता है और हम सबके सामने ही वो ट्रिगर दबा देता है। उसका खून पूरे दीवारों पर था और उसकी बॉडी एक अजीब से टुकड़े में बिखर चुकी थी। गन चलने की आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कानों के अंदर एकदम सन्नाटा सा फैल चुका था। कुछ समय तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों में सुई होती है वो घुस चुकी है। मैं दोनों हाथों से अपने कान बंद कर रहा था, लेकिन फिर मेरी आंखें मुझे धोखा दे जाती है। मैं फिर से उस काली स्क्रीन की तरफ देखने लग जाता हूँ, जैसे वो काली स्क्रीन मुझे खींच रही हो, जैसे उस काले अंधेरे में कोई मुझे बुला रहा हो। एक ऐसी आवाज़ जो बार बार मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। तभी एक ऑफिसर जो कि बहुत समझदार था, वो दूर से ये सब देख रहा था जो चल रहा था। उसे शायद समझ आ चुका था कि हो क्या रहा है। वो दौड़ता हुआ आता है और उस लैपटॉप को धड़ाम से बंद कर देता है, उस स्क्रीन में बिना देखे, और उस लैपटॉप को बहुत ज़ोर से ज़मीन में फेंक देता है। लैपटॉप चकनाचूर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है और फिर एक समय के बाद मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, जैसे कि उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा हो। वो मुझे बोलता है कि सॉरी बॉस। अगर ये कोई नॉर्मल दिन होता और उस आदमी ने लैपटॉप के साथ सेम ऐसा करा होता तो शायद वो मुझसे बहुत गंदा सुनता, लेकिन आज का दिन नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। मैं उस आदमी को बोलता हूँ कि सॉरी मत बोल, तूने हम सब की जान बचा ली है। हम सब जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, इनफैक्ट जितने भी लोग वहाँ जिंदा थे, उसको थैंक यू बोलते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। रूम को देखकर बहुत गंदा फील हो रहा था। हमारा एक ऑफिसर मर चुका था जिसने खुद ही गोली मार दी थी, और हमारी जो विटनेस थी, जो सहरा थी, वो अपना सर इस कदर फाड़ चुकी थी कि उसकी तरफ देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। देखते देखते वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। हर कोई हमसे सवाल पूछ रहा था, हर कोई, हजारों सवाल मेरी तरफ आ रहे थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनका क्या जवाब दूं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं जो भी मैंने देखा। मैं उन्हें समझा ही नहीं सकता। इनफैक्ट मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या देखा है। मेरे सीनियर भी वहाँ आ जाते हैं जो कि मुझे घर भेज देते हैं। थोड़े दिनों की छुट्टी लेता हूँ और ये जितने भी दिन मैंने छुट्टी गुजारी, एक्चुअली मैं समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। मैं आज तक यही सोच रहा हूँ कि शायद वो सब एक नाइटमेयर था, शायद एक बुरा सपना जो शायद अब टूट जाएगा और वापस से मैं रियलिटी में आ जाऊँगा, क्योंकि वो जो भी था वो एक बुरे सपने, वो एक भयानक सपने से कम बिल्कुल भी नहीं था। अभी तक मुझे मेरे सीनियर्स, मेरे कलीग्स, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले हमेशा पूछते रहते हैं कि उस दिन हुआ क्या, और उसका आंसर मेरे पास अभी तक नहीं है। मैं तो एक डार्क वेब से हायर किया हुआ असैसिन को पकड़ने गया था, लेकिन वहाँ पर जो भी उस डार्क वेब में था वो नॉर्मल नहीं था। वो कोई नॉर्मल किलर नहीं था, कोई नॉर्मल असैसिन नहीं था। मुझे नहीं पता कैसे, बट सहरा ने डार्क वेब से किसी ऐसी चीज़ को हायर कर दिया था जो कि इंसान बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट इंसानों को तो पता भी नहीं कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। वो कुछ ऐसा था जिसका नाम इंसानी जुबानी में अभी तक आया ही नहीं है, जिसे हम में से कोई भी समझ ही नहीं सकता। एक ऐसी चीज़ जो किसी और दुनिया से आई है और शायद हमारी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रही है, और शायद वो सिर्फ एक ही चीज़ से ज़िंदा है, वो है हमारा खून और हमारी मौत। और इसीलिए मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि डार्क वेब में कभी मत जाना। मतलब हम सोचते हैं कि एक इंसान कितना एक्सट्रीम हो सकता है, वो डार्क वेब में होता है, लेकिन जो आज मैंने देखा वो एक इंसान नहीं था। और मैं समझ चुका हूँ कि डार्क वेब में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अदृश्य हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, और जिनसे कांटेक्ट करने के बाद अंजाम कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद आपने अपने सपने में भी ना सोचा हो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।